हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपके पास वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हमने पिछले साल पढ़ा था आपके पास 11th में त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम क्योंकि इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं और फलनों के इनवर्स निकालना हम सीख चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन जो हैं उनके भी इनवर्स निकालने वाले आपके पास। ठीक, तो सबसे पहले हम इनवर्स जो वो आपके पास इनवर्स फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके पास वो कि आपके पास कंडीशन क्या होती है कि आपके पास फंक्शन क्या हो जाए, व्युत्क्रमणीय हो जाए। तो हमने उसकी दो कंडीशन पढ़ी हैं, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। देखो, एफ मैंने कहा एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल, तो इसकी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन जो आपके पास है उसके अनुसार, जो पहली कंडीशन उसके अनुसार एफ जो कि एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 ऑन टू। अगर क्या हो जाए, वो एक ही आच्छादक हो जाए, मतलब 1 1 भी हो, यानी आपके पास बाइजेक्टिव हो जाए, एक ही आच्छादक हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। तो इस केस में एफ इनवर्स जो होगा, जो उसका इनवर्स फंक्शन होगा, वो वाई टू एक्स पर परिभाषित है, हो जाएगा कुछ। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है कि अगर एफ के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब वाई आता है, थोड़ा ध्यान देना, ये अगर आपके पास दिया हुआ फंक्शन था, एक्स का जो फलन एफ है उसके अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या है, वाई। तो इसको हम एक प्रकार से हम कहते हैं कि बस ये क्या है, ये आपके पास है अव्यय, और ये उसका क्या है, वाई क्या है, प्रतिबिंब। ठीक, अव्यय भी कहते हैं, या आपके पास को पूर्व प्रतिबिंब का हो जाता है, आपके पास दूसरी भाषा में कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उससे उसके लिए पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और ये जो वैल्यू होती है, ये जो अव्यय की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से मिलती है, प्रांत से, यानी डोमेन से। ठीक, और ये कहाँ मिलता है आपके पास, कोडोमेन में, यानी सह प्रांत में प्राप्त होता प्रतिबिंब। ठीक, इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि आपके पास एफ वो नियम है जिसके अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, यानी ध्यान देना कि जो प्रांत के अव्यय होंगे उनके लिए अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ मिलने वाला है, सह प्रांत। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है। और अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल है तो उसको 1 1 ऑन टू है होना है आपके पास। ठीक है, तो इस केस में अगर ये फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित, तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा इस प्रकार से परिभाषित, इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स। तो ये इसका इन्वर्स होगा जिसके अनुसार अब y का प्रतिबिंब कौन हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, उल्टा हो गया। देखो, अभी तक y x का प्रतिबिंब था, तो जो इन्वर्स फंक्शन रहा होगा f इन्वर्स, उसके अनुसार y का प्रतिबिंब कौन हो जाएगा, x। इसको एक चीज़ और तरीके से पढ़ सकते हैं, इस फंक्शन में x जो है वो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसकी वैल्यू में से कहाँ से ले जाएगी, प्रांत से। और जो y है वो इस x के मान पर निर्भर करता है इस फंक्शन f के लिए, तो ये कहलाए आपके पास डिपेंडेबल वेरिएबल। डिपेंडेबल वेरिएबल यानी ये कह रहा था आपके पास निर्भर चर, ये आपके पास कहलाता है निर्भर चर, क्योंकि ये इस पर आश्रित है तो इसलिए निर्भर चर होगा। ठीक है, हमने डेफिनेशन नहीं समझा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि इसको निरूपण जो है अलग अलग प्रकार से पढ़े जाते हैं। ठीक, तो अगर y x पर आश्रित था अभी तक f के अनुसार, तो इनवर्स फंक्शन के अनुसार y पर कौन आश्रित हो जाएगा, x आश्रित हो जाएगा। तो ये इनवर्स फंक्शन में हमने पढ़ा पहला केस। दूसरा था कि f x टू y इज इनवर्टिबल if there exist, यदि उसके लिए there exist any function g from y to x, तो एक उसके लिए एक फलन g का से तो y to x इस प्रकार से हो सच दैट कि इन दोनों के जो संयोजन हो, जो इन दोनों फंक्शनों के संयोजन f और g के जो संयोजन हो, वो दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब आपके पास
इस प्रकार से गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हो गया आई जो एक्स पर आश्रित होगा, और फॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई आई वाई, ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, आइडेंटिटी फंक्शन में तत्समक फलन हो जाए, मतलब इनके अनुसार x का प्रतिबिंब x और y का प्रतिबिंब y प्राप्त हो जाता है। अगर ये दो संयोजित फलन जो गॉफ और फॉग हैं वो दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होंगे तो उस टाइम पर f व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, और जो g है वो क्या कहलाता है, उसका इनवर्स फंक्शन। ये हमने पढ़ा आपके पास, ये मैंने थोड़ा बेसिक जो इन्वर्टिबल फंक्शन की है उसके बारे में डेवलप किया, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे आपके पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से ये इनके इन्वर्स ये प्रतिलोमित होते हैं या आपके पास इन्वर्टिबल किस प्रकार से होंगे आपके पास, ठीक है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास। तो एक एक करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उनके इन्वर्स की, उनके लिए इन्वर्स का अस्तित्व है या नहीं वो भी चेक करेंगे साथ साथ में, ठीक। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिया, आपने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको अगर फंक्शन के रूप में ले लिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त हो, जैसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक। अब ये फंक्शन है, अब जो पहली डेफिनेशन आपके पास है उसके अनुसार हम इसको चेक करने वाले हैं कि ये इन्वर्टिबल है अथवा नहीं, ठीक। अगर मैं बात करूँ फंक्शन f जो है वो कहाँ से परिभाषित है, जो f फलन होगा जो साइन x है वो परिभाषित है r से r पर, एक वास्तविक फलन के रूप में ही आपके पास है, ठीक। तो ये इस प्रकार से, तो हम पहले चेक करेंगे ये फंक्शन इन्वर्टिबल है अथवा नहीं। तो थोड़ा सा हमने आपके पास साइन जो आपके पास है उसको पिछले साल काफ़ी अच्छे तरीके से अपने इसका फिगर भी बन सीखा था कि इसका आलेख किस प्रकार से बनता है। तो और वैसे भी आपके पास कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमने आगे तक पढ़ी थी, हमने 9th या 10th में जब हमने पढ़ा था तो केवल कुछ विशिष्ट कोणों के लिए साइन के मान पढ़े, पर 11th में हमने वो बहुत पूरा आपके पास रोटेशन के हिसाब से पढ़ा, ठीक। और इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का अर्थ है कि ये किसी खास अंतराल के पश्चात इनके मानों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। तो आपके पास वही आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि वैल्यूज़ जो होती है ना साइन की वो है ना कुछ टाइम बाद रिपीट होने लगती है। किस प्रकार से देखिए आपके पास, तो फंक्शन ये है वास्तविक फंक्शन है, ये एक रियल फंक्शन है क्योंकि वास्तविक संख्याओं पर आधारित हो गया, उसके उप समूचों पर आधारित होने वाला है, ठीक। अब देखो अब मैं चेक करता हूँ कि ये आपके पास इन्वर्टिबल होगा अथवा नहीं। तो इस केस में आपके पास मैं जो पहली डेफिनेशन आपके पास है वो आपके पास 1 1 ऑन 2 उसका यूज़ करने वाला है आपके पास, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं, यानी 1 1 ऑन 2 ये चेक करना है हमको। अगर ये 1 1 ऑन 2 होगा तो ये इन्वर्टिबल होगा, अगर नहीं होगा तो ये इन्वर्टिबल नहीं होने वाला, ठीक। अतः हम उसका अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो उसके इन्वर्स फंक्शन पढ़ने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 है या नहीं। 1 1 का अर्थ क्या होता है, यदि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब क्या हो जाए, भिन्न भिन्न। अब पर मुझे मालूम है कि मैंने कहा f0 का मान यानी साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और यही वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू भी होती है। हमने क्योंकि 11 में पढ़ लिया है। और इसके अतिरिक्त कि साइन x का मान हमेशा 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x इक्वल टू n पाई पर, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, z। आपको मालूम है प्रत्येक पूर्णांक के लिए जब x का मान n पाई लिया जाएगा तो साइन x का मान क्या होता है, 0, मुझे पहले से मालूम है। यानी मुझे क्या प्राप्त हुआ है कि साइन का जो मान है वो कई वैल्यूज़ के लिए सेम आने लगा है। अब जैसे आपके पास ये इस प्रकार से 0 पर भी मिल रहा है, पाई पे मिलेगा, माइनस पाई पे मिलेगा, -2 पाई पर भी, -3 पाई पर भी क्या मिलने वाला है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही। मतलब भिन्न x के भिन्न भिन्न मानों के लिए जो y का जो मान था वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ये इसका अर्थ क्या हो गया, ये आपके पास क्या है, ये 1 1 नहीं है। तो फंक्शन जो है f(x) इक्वल टू साइन x इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब ये 1 1 नहीं है तो उसको तो इन्वर्स हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास क्या हो जाए, ये 1 1 नहीं है तो उसका इन्वर्स का अस्तित्व भी नहीं होने वाला। इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं। देखो हमने साइन का कर्व पढ़ा था पिछले साल, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है 0। अब देखो आपके पास इसकी वैल्यूज़ जो थी उसके अनुसार आपके पास कर्व कुछ इस प्रकार से बना था, 0 पे 0, पाई पर हो रहा था इसका मान 1, फिर
ये वैल्यू हो रही थी कब, पाई/2 पर। इसी प्रकार से इस ओर भी माइनस ये 3π/2 पर भी 1 -1 और यहाँ पर 2π पर भी 0। इसी प्रकार से इस साइड भी ये कुछ इस प्रकार से और ये कुछ इस प्रकार से। तो इस पर ये हो गया -π/2 पे वैल्यू मिलती है -1, इस पर मिली थी +1, इस पर -1। इसी प्रकार से यहाँ पर -π पर भी 0, -3π/2 पर -1 और -2π पर भी 0। तो आप देखो 2π पर, -π पर, 0 पर, पाई पर और 2π पर, सब पर वैल्यू क्या रही है, सेम पॉइंट पर आ रही है ना, यहाँ पर एक्स अक्ष पर जा रही है, तो सब पे 0। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये +1 है, ठीक है, ये क्या है आपके पास +1, -3π/2 और +π/2 पर क्या आ रही है +1, फिर ऐसे ही -π/2 और +3π/2 पर आ रही है -1। ठीक, तो आप इस फिगर से भी देख सकते हो कि इसकी वैल्यू में साइन की जो वैल्यू है उसमें क्या हुई है, पुनरावृत्ति होने शुरू हुई है आपके पास। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि क्योंकि ये 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम पढ़ें कैसे आपके पास इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हम तो पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं इन्वर्स में आपके पास। ठीक है, तो इन्वर्स अगर आपको पढ़ना है इस साइन फंक्शन का, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बाउंड्री दे देंगे आपके पास, एक फिक्स अंतराल में इसको परिभाषित करेंगे। मैंने उस अंतराल को ले लिया, मैंने कहा अगर मैं इस फिगर को केवल -π/2 से +π/2 में देखो, अभी ये मतलब कहने का अर्थ है ये 1 नहीं है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको 1 बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका जो प्रांत था उसको, अब जो डोमेन था उसको चेंज करके कह दिया, डोमेन कर देते हैं हम इसका -π/2 टू +π/2। अब थोड़ा ध्यान देना, अब इस फिगर के अनुसार देखो -π/2 से +π/2 तक की जो कर्व बना है, इस पर कभी भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, कहने का अर्थ है। तो रिपीट नहीं हो रही है, इसका अर्थ क्या है कि आपके पास यहाँ पर उसके प्रतिबिंब भी क्या है, अलग अलग हैं। ठीक, अब बात करते हैं, ठीक है ये 1 तो हो गया, मैंने 1 कैसे बनाया, ये डोमेन क्यों लिया, ताकि क्या हो जाए, फंक्शन 1 हो जाए, साइन एक्स क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक, अब मैं चेक करता हूँ ऑन टू, क्या चेक करता हूँ, ऑन टू। अब ऑन टू की मैं बात करूँ तो मुझे मालूम है कि जो यहाँ पर साइन फंक्शन है, ये तो पहले तो मैंने इसको 1 बनाया है। ठीक, अब ऑन टू बनाने के लिए देखो पास ये मैं चेक कर रहा हूँ ऑन टू है, ऑन टू में ये आपके पास बात करें तो ये ऑन टू नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो फंक्शन आपके पास है साइन एक्स, इसकी वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है, -1 से 1। इसकी जो रेंज है, मतलब रेंज जो थी इस फंक्शन की, वो थी आपके पास -1 to 1, जो कि किसके बराबर नहीं है, सहप्रांत के बराबर नहीं थी। अब सहप्रांत के बराबर नहीं है तो यानी ऑन टू भी नहीं होगा, इसकी वैल्यू तो किसके बीच में आ रही, केवल +1 से -1 के बीच ही आ रही है, बाकी तो r छूट जा रहा है ना, तो r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था यहाँ भी। ठीक है, तो बाकी जो मान है वो छूट जा रहे हैं, तो यानी ऑन टू भी नहीं है। तो ऑन टू बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, ये तो 1 के लिए क्या, तो इसकी मैं ऑन टू बनाने के लिए इसकी रेंज को, जो था आपके पास -1 से +1, इसको ही क्या बना दे रहा हूँ, कोडोमेन बना दे रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना, यानी जो इसका परिसर था उसको क्या बना दे रहा हूँ, सहप्रांत। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, अब जो फंक्शन था जो अभी तक r से r पर परिभाषित है, इस फंक्शन को मैं चेंज करके प्रांत को मैंने बना दिया -π/2 से +π/2, और उसकी जो सहप्रांत था उसको बना दिया -1 से 1। तो इस स्थिति में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। जब ये फंक्शन 1 ऑन टू होगा तो इसके इन्वर्स का अस्तित्व होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपके बाद। अब जो फंक्शन अभी तक आपके पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित था, उसको मैंने आपके पास क्या कर दिया, 1 ऑन टू बनाने के लिए उसके सहप्रांत का एक जो r था उसका एक उप समुच्चय ले लिया -π/2 से +π/2, और जो उसकी जो रेंज थी यानी जो परिसर थी वो क्या बना दिया है, सहप्रांत बना दिया। इसके कारण तो बन गया वो 1, ये जो मैंने अंतराल लिया है इसके कारण बन गया वो 1, और इसके कारण क्या बन गया वो ऑन टू। अब ये 1 ऑन टू है फंक्शन, तो इसका इन्वर्स का अस्तित्व होने वाला आपके पास। ठीक है, तो अब देखो किस प्रकार से बस ये अभी आपके पास क्या हो गया, फंक्शन जो साइन एक्स है अब क्या बन गए, 1 ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव। तो इसका अर्थ होगा कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट,
इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि इसके लिए इन्वर्स का अस्तित्व होने वाला है। वो कहाँ से अस्तित्व, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखो देखो, तो एफ इन्वर्स है, तो एफ इन्वर्स जो होगा उसका अस्तित्व कहाँ से होगा, -1 से, यानी से प्रांत से कहाँ की ओर, प्रांत की ओर, मतलब -π/2 टू +π/2। ये इस प्रकार से उसका इनवर्स फंक्शन होगा। और अब उसका प्रांत होगा, उसको निरूपित कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके पास देखो थोड़ा सा ध्यान देना। इससे पहले भी हमने क्या किया था कि जी वाई निकाला था, या जो भी आपको इनवर्स निकालना था, कैसे निकालता, अभी वो एक्स पर आधारित वाई है तो वाई को किस, वाई पर आधारित और किससे बनाएंगे, एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो है sin x = y। तो अब ठीक उल्टा करेंगे तो बताऊँ, यहाँ इस केस में साइन फंक्शन इधर आ जाता है, ये हो जाता है इनवर्स, क्या होता है, साइन इनवर्स y = x, और ये कहलाता है आपके पास f इनवर्स y। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन। यानी आपके पास में देन आपके पास साइन इनवर्स जो फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पर साइन फंक्शन है ना, वैसे साइन इनवर्स जो फंक्शन होगा वो पारिभाषित हो जाएगा -1 to +1 से लेके -π/2 टू +π/2। ये आपके पास चाहे इसको x के रूप में लिखो चाहे y के रूप में। तो ये पहला फंक्शन आपके पास हो गया, आपके पास साइन का इनवर्स फंक्शन आपके पास, जो कि कहाँ से पारिभाषित होगा, क्योंकि आपने 1 1 on 2 बना दिया है ये इस प्रकार से, तो ये पारिभाषित होगा -1 to +1 से -π/2 +π/2, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब यही अंतराल होगा, सहप्रांत तो यही, सहप्रांत के रूप में तो ये होगा, पर ये जो आपके पास है ये हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको π/2 से 3π/2 भी कर सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 भी कर सकते हैं। तो यानी आपके पास कुछ विशिष्ट जो अंतराल हैं उनमें ये आपके पास 1 1 होने वाला है, तो उन अंतरालों में सभी में क्या होने वाला है, ये आपके पास ये भी आपके पास क्या हो सकता है, उन अंतरालों को भी लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है आप इसको -5π/2 से 3π/2 -3π/2 -3π/2 π/2 इस प्रकार से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 on 2 नहीं थे, व्युत्क्रमणीय नहीं थे, मतलब कहने का अर्थ है। पर हमने क्या कर दिया, उनको कुछ पर्टिकुलर अंतरालों में जब चेक किया तो उन पर्टिकुलर अंतरालों में क्या हो रहे हो, ऐकिक भी हो रहे हैं और आच्छादक भी हो रहे हैं। तो यानी उन अंतरालों के लिए उनका इन्वर्स हम पढ़ने वाले हैं। अब ये अंतराल चेंज भी हो सकते हैं, ये वाला भाई, ये तो इसकी रेंज थी तो इसकी वैल्यू तो हमेशा इसके बीच में मिलती है, पर ये चेंज हो सकता है, इसकी जगह पे आ सकता है π/2 3π/2 टू, इसी प्रकार से π/2 टू 3π/2, फिर अगला अंतराल हो सकता है 3π/2 5π/2। तो आप देखना पड़ेगा उसके पास किस किस पे आपके पास होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है पहला इन्वर्स फंक्शन साइन इनवर्स आपके पास, ठीक है। अब ये जो आपके पास हमने जो अंतराल लिया है ये कहलाता है मुख्य मान शाखा। ये जो अंतराल आपके पास, इसका जो इसमें ले रहे हो ना, इस साइन इनवर्स के लिए जो ये आपके पास इसका जो कोडोमेन आया या परिसर आया है, जो परिसर के रूप में, या आप कैसे हो यहाँ पर सहप्रांत के रूप में आपके पास प्राप्त हो रहा है -π/2 टू +π/2। ये आपके पास कहलाती है मुख्य मान शाखा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये कहलाती है आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हम कोशिश करेंगे कि वैल्यूज इसी के बीच में आपके पास आए, ठीक है। तो अब इसको हम हिंदी में कहते हैं आपके पास मुख्य मान शाखा। तो ये था आपके पास पहला इनवर्स फंक्शन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन एक्स था उसका इनवर्स फंक्शन, जो कि क्या है आपके पास साइन इनवर्स एक्स के द्वारा निरूपित किया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना, जो अभी तक प्रांत था वो इसके लिए सहप्रांत, और जो अभी तक परिसर था वो क्या है आपके पास इसके लिए प्रांत बन चुका है, ठीक। तो इसी प्रकार से आपके पास अन्य के लिए भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ। अब जो आपके पास जो फंक्शन है वो अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास था y = cos x, ठीक। अब मैं इसको सीधे 1 1 on 2 बनाने वाला हूँ, ठीक है। क्या बनाने वाला हूँ, सीधे सीधे 1 1 on 2 बनाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब आपके पास ये भी वास्तविक संख्याओं के समूचे पर पारिभाषित है, ठीक है। मतलब r पर पारिभाषित है, उसका परिसर -1 to 1 या मुझे मालूम है, ठीक। पर मैं इसको 1 1 on 2 के लिए पास जो कहूँ, मैं इसको पारिभाषित करने के लिए करूँगा इस फंक्शन को सीधे 0 to π से -1 to 1। ये मैंने r नहीं लिया, ये इसलिए लिया कि ताकि क्या हो गया, ये 1 1 बन जाए, क्या बन जाए 1 1,
और इसका जो परिसर था उसको ही क्या बना दिया, सह प्रांत, ताकि क्या बन जाइए, ऑन टू बन जाए। तो इस फंक्शन को मैंने पहले ही 1 1 ऑन टू बना दिया। भले ये भी मैंने कहा ना बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो वो कुछ खास अंतराल के पश्चात उनके मानों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होने जाती है। यानी आपको पता चल जाएगा कि x के अलग अलग मानों के लिए प्रतिबिंब समान होते जाएंगे। जैसे साइन के इसमें कॉस के केस में आपने पढ़ा होगा, देखो कॉस 0 का मान 1, तो पाई का मान भी क्या होता है 1 है। इस प्रकार -1 तो आपको पास मालूम है कि -1। इसी प्रकार से π/2 का मान अगर 0 होता है तो 3π/2 का मान भी 0। अब उसको फिगर के अनुसार भी देख सकते हो, आपने इसका फिगर देखा था आपके पास। तो मैंने ये r से हटाकर किसी खास शाखा को लिया है 0 से पाई, और ये रेंज ले लिया गया है सह प्रांत के अनुसार, इसलिए क्या है, ताकि ये 1 1 ऑन टू हो जाए। देखिए इसका फिगर कुछ इस प्रकार से था। तो ये इस प्रकार से, आपको मालूम है एक्स अक्ष पर तो बहुत सारी संख्याएं होती है, यहाँ पर कोण के रूप में है। तो ये आपके पास जो इसका फिगर है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। देखो इस केस में आपको मालूम है 0 ये आपके पास है, तो cos 0 का मान 1 होता था, ठीक है यहाँ पर से। तो फिगर ही कुछ इस प्रकार का बनता है, ये π/2 पे 0, फिर इस प्रकार से फिगर ये कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक। यहाँ पर आपके पास हो गया 0 π/2, ये हो गया पाई, यहाँ पर 3π/2, और ये आपके पास हो रहा है 2 पाई। तो अगर आप देखो तो इसमें एक वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर था 0, यहाँ पर भी 0, ये सॉरी यहाँ पर आपके पास 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो आपने देखा कि 0 के लिए भी आपके पास जब x का मान 0 है तब भी 1 प्राप्त हो रहा है, और जब 2 पाई है तब भी क्या प्राप्त हो रहा है, 0, आपके पास 1, ठीक। इसी प्रकार से अगर आप देखो कि 3π/2 या π/2, इस पे क्या हो रहे हैं वैल्यूज, यहाँ पर प्लस y की वैल्यू कितनी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर कितना रहा है -1, ये पाई के लगभग, ठीक है पाई थे। तो ये आपके पास फिगर था इसका पॉजिटिव तरफ, और ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी कुछ कर्व कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आप देखो तो -π/2 -पाई -3π/2, और यहाँ पर 2 पाई। तो आप देखोगे कि इजीली इस कर्व से हम देख सकते हैं कि आपके पास कई जगह पे क्या है वैल्यू सेम आ रही है। जैसे 3π/2 π/2 -π/2 -3π/2 पे क्या आ रही है वैल्यू 0 आती जा रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ इसमें उसके प्रतिबिंबों क्या होगा, उसकी वैल्यूज़ में जो है उसके मान में क्या हो रही है पुनरावृत्ति हुई है, ठीक। तो ये पुनरावृत्ति होती है, यानी 1 1 ऑन टू नहीं था, इसकी वैल्यूज़ भी क्या थी -1 से और +1 के बीच में ही क्या हो जा रही थी, वैल्यूज सिमट जा रही थी। तो आपके पास ये 1 1 ऑन टू नहीं था, वैसे फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, पर हम क्या बनाएंगे 1 1 ऑन टू कैसे बनाएंगे, इसके एक पर्टिकुलर वैल्यू जो इंटरवल है उसको मैंने ले लिया 0 से लेके पाई तक का अंतराल को रिपीट किया रहा है केवल। तो मैंने केवल किसे देखा x बराबर 0 से पाई तक के अंतराल को। इसमें अगर आप देखें तो कर्व कुछ ऐसा है, इसमें इस कर्व में किसी भी वैल्यू की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अगर मैं इधर वाले रहता π/2 से 3π/2 तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो जाती है, 0 0 आ रहे हैं, यहाँ पर भी वैल्यू इक्वल, ठीक। इसलिए अंतराल इस प्रकार से होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो, किसी भी x के किसी भी मान पर भी प्रतिबिंब क्या हो जाए समान ना हो जाए। यानी इस कर्व के अनुसार देखो यहाँ पर कहीं पर भी क्या है वैल्यूज आप इस कर्व में देखते हो कभी समान नहीं आ रही, इसकी ऊंचाई क्या है कहीं पर भी समान नहीं है। तो इसका अर्थ है कि आपके पास क्या आ गया, इस अंतराल में ये 1 1 हो गया है। ऑन टू लेयर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसका जो परिसर था उसको ही क्या बना दिया, सह प्रांत बना दिया, तो इसलिए क्या हो गया ऑन टू। तो अब ये आपके पास थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक फंक्शन ये इस प्रकार से था तो इसका इनवर्स फंक्शन ये आपके पास यहाँ पर f क्या हो गया 1 1 ऑन टू, सो f इज इन्वर्टिबल। तो ये इन्वर्टिबल हो गया। तो f इनवर्स कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा -1 to 1 से लेके 0 to पाई तक, और f इनवर्स लिखा जाएगा, एक f इनवर्स जो x होगा वो होगा इस प्रकार से, जैसे वहाँ पर साइन इनवर्स लिखा गया तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स x आपके पास, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होगा -1 to 1। अब
ये हो गया इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन आपके पास। ठीक, तो सिंपल सा टॉपिक आपके पास है। इसी प्रकार से आप चाहे तो अन्य सभी को भी चेक कर सकते हैं और अन्य सभी के लिए अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू के दो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनको बता दिया है। यहाँ पर भी आपके पास ये जो -1 to 1 है ये आपके पास क्या कहलाएगा, सॉरी ये जो आपके पास जो अंतराल आ रहे हैं ना -1 to 1 से लेके आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया प्रांत, ये हो गया इसका सह प्रांत आपके पास। ठीक, और जैसे वहाँ आपके पास था इसी यहाँ पर भी आपके पास कह रहा है कि 0 to पाई क्या है, मुख्य मान शाखा। ये तो 0 to पाई ये क्या है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन ब्रांच है, सॉल्यूशन या वैल्यू ब्रांच, वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा। अब ये आपके पास है फंक्शन। अब आपने अगर दोनों फंक्शनों में गौर किया होगा तो जब हमने मेन फंक्शन पढ़ा था y बराबर साइन एक्स, जैसे यहाँ पर y बराबर कॉस एक्स है, तो हम क्या करते हैं कि x का मान रखते थे ना कोण के रूप में रखते थे 0 से पाई के बीच में। यहाँ पर तो हमें जो उसके प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त होगा संख्याओं के रूप में प्राप्त होगा -1 से 1। जबकि जो उसका इनवर्स फंक्शन होगा उसमें हम x का मान कहाँ से देंगे, इन अंकों के बीच से -1 से, क्योंकि अब प्रांत ये हो चुका है, ये इसका प्रांत हो गया, ये क्या हो गया सह प्रांत। और प्रतिबिंब के रूप में इस सह प्रांत से क्या मिलने वाला आपके पास, आपको कोण मिलने वाले हैं, कोण के रूप में प्रतिबिंब प्राप्त होने। यानी ध्यान देना, जो मेन फंक्शन था उसमें हम कोण रखते थे x के मान के रूप में और y यानी उसका प्रतिबिंब के रूप में संख्या प्राप्त होती थी। यहाँ ठीक उल्टा होगा, यहाँ हम x का मान रखेंगे प्रांत से संख्याओं के रूप में और जो प्रतिबिंब होगा वो किस रूप में मिलने वाला है आपके पास, कोणों के रूप में मिलने वाला है। ठीक, तो ये थोड़ा सिंपल सा आपके पास है। तो ये आपके पास है, पहले दो मैंने बता दिया, अब आगे मैं आपके पास बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ अब मैं सब कुछ एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, तो अब मैं सीधे इनवर्स फंक्शन बता रहा हूँ, उनके प्रांत और परिसर ही क्या कहलाता है, मुख्य मान शाखा कहलाती है। देखो, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन पढ़ा हमने साइन इनवर्स, क्या पढ़ा, साइन इनवर्स। ठीक है, तो आप चाहे तो साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं बस। ठीक है, तो साइन इनवर्स, तो इसका प्रांत था -1 से 1। ठीक, ये आपके पास प्रांत होगा और इसकी मुख्य शाखा हमने देखा आपके पास कितना आ रही थी, -π/2 to +π/2। ऐसे ही कॉस के लिए भी मैंने बताया, तो कॉस इनवर्स का भी मुख्य शाखा आपके ये जो प्रांत थी वो थी -1 to 1, पर मुख्य शाखा क्या हो गई 0 to π। अब थोड़ा ध्यान देना, ये जो हमने अंतराल लिए हैं उसको 1 on to बनाने के लिए उस मेन फंक्शन को इस प्रकार से होना चाहिए कि कहीं पर भी वैल्यू की पुनरावृत्ति ना हो। इन पर वैल्यू की पुनरावृत्ति नहीं थी। देखो -π/2 से +π/2 जब मैं साइन को ले रहा था तब पुनरावृत्ति नहीं होती, वैसे ही कॉस के लिए भी 0 से पाई के मध्य पुनरावृत्ति नहीं हुई थी। ठीक, अब जब 10 की बात करते हैं तो 10 के लिए प्रांत हो जाएगा इस केस में r। आप चाहे तो आपके पास किताब में एक्सप्लेनेशन है इजीली आपके पास। ठीक है, और सह प्रांत हो जाता है इसकी, यानी आपके पास रेंज हो जाती है आपके पास -π/2 to +π/2। अब देखो, अब यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है -π/2, क्योंकि मुझे मालूम है 10x जो था, जो मेन फंक्शन 10x था वो इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। अब जो अपॉन में जो भाग है ये, यानी ये 10x जो था, जो मेन फंक्शन 10x है ना, वो इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x, जो अपॉन में है यानी फ्रैक्शन फंक्शन है, रैशनल आपके पास भाग वाले आपके पास px अपॉन qx परमेय फलन के रूप में। ठीक, तो qx को 0 नहीं होना है और नीचे है cos, तो cos का मान क्योंकि -π/2 और +π/2 पे 0 होता है, इसलिए आपके पास उन दोनों को हटा दिया गया है। ठीक, तो ये उसका मुख्य शाखा से हट गए हैं, आपके पास क्या रहा है -π। देखो बाकी साइन के जैसा ही आपके पास। ठीक, ऐसे ही जब हम बात करते हैं 10 का कन्वर्स cot इनवर्स x, तो इसके लिए भी प्रांत आपके पास हो जाएगा r है। और जब हम परिसर की बात करेंगे तो ये ठीक कन्वर्स, जो ये इसका ठीक उल्टा होता है ना, पर इसमें क्या होता है, ये इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन। अब इस केस में साइन जो उसको आपके पास 0 नहीं होना, तो 0 कहाँ होता है 0 से पाई, तो इसमें भी आएगा 0 to π हट जाएगा। देखो कॉट जो मेन फंक्शन था कॉट एक्स वो इक्वल टू होता था कॉस अपॉन साइन, तो ये भी आपके पास एक परमेय फलन है, तो साइन को 0 नहीं होना है। आपको मालूम है 0 और पाई के बीच कॉस साइन क्या होता है 0, तो इन दोनों को हटा दिया गया। देखो लगभग एक जैसा आपके पास है इन दोनों का भी। ठीक, बस यहाँ पर पॉजिटिव संख्याएं मिलती हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, लेकिन नहीं, वो आपके पास बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, 30। फिर इसी प्रकार से सेक इनवर्स x के लिए प्रांत हो जाएगा r -1 to 1। ये आपके पास दोनों
ये जो पास है -1 से 1 तक को हटा दिया गया क्योंकि ये वैल्यू सेक के रूप में प्राप्त नहीं होती है कभी बस, ठीक है। तो ये आपके पास थी और इसके अंतराल होगा 0 to π/2 पूरा, जो कॉस का है, जो 0 to π, सॉरी, जो कॉस का वही, बस किसको हटा रहे हैं, केवल π/2 को हटाया गया है क्योंकि π/2 पर कॉस क्या होता है 0, और कॉस 0 होगा तो 1/0 हो जाएगा सेक, तो उसको हटा दिया गया, ठीक। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स एक्स ये हो जाएगा r -(-1 to 1), और यहाँ पे हो जाएगा -π/2 to +π/2 माइनस, क्योंकि मुझे मालूम है कॉसेक जो होता है 1/sin, और साइन 0 कहाँ पर होता है 0 पर, तो इसमें से क्या हट जाएगा, केवल 0 हट जाएगा। तो ये आपके पास है आपने क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन 6 पढ़े थे, उनके इनवर्स फंक्शन भी कितना आ रहे हैं 6, उनके लिए प्रांत और उनके लिए परिसर, परिसर को हम क्या कहते हैं, मुख्य मान शाखा। तो अब हम जब इनको सॉल्व करते हुए x के मानों के लिए वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे ना, तो हम इन्हीं अंतरालों में वैल्यू निकालने वाले हैं, यानी मुख्य मान शाखा में ही वो ज्ञात करने वाले हैं। तो ये था आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन, और किस प्रकार से हम इन फंक्शनों को जो कि 1/(1) नहीं थे, यानी व्युत्क्रमणीय नहीं थे, पर व्युत्क्रमणीय बना रहे हैं आपके पास, ठीक। तो आपको पहले 2 फंक्शनों के बारे में बताया, वैसे ही आप बुक की मदद से आपके पास इजीली आप समझ सकते हो कि आपके पास इनके जो अन्य जो फंक्शन हैं उनके लिए आपके पास किस प्रकार से इनवर्स फंक्शनों के लिए प्रांत व सहप्रांत यानी मुख्य मान शाखा ज्ञात की जाएगी, ठीक। तो आपके पास ये है इंट्रोडक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इजीली आप ना इसको कर सकते हो, आपके पास है। थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान देना है कि पिछले साल के जो आपने फंक्शंस पढ़े हैं वो भी आपको आने चाहिए, त्रिकोणमितीय फलन आने चाहिए। पहले वो फंक्शन आएंगे तभी जाके आप उसका इन्वर्स पढ़ पाओगे। तो इसलिए आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पुराना जो टॉपिक है उनमें आपने 11th में देखा होगा, सभी के लिए फिगर बने हुए थे, ठीक है। आपके पास इजीली आप उन फिगरों की मदद से उनके प्रांत और सहप्रांत को समझ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने मुख्य मान शाखा पढ़ी थी, तो वही मुख्य मान शाखाएं आपके पास याद होगा, तो वो भी इसी प्रकार से आपके पास थी, ठीक है। तो ये आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 और उनके प्रांत। ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/(1) नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ खास अंतरालों के लिए क्या कर रहे हैं, उनको 1/1, और जब उसके परिसर को ही सहप्रांत बना दे रहे हैं तो वो ऑन-टू बन जा रहा है। तो इसकी मदद से हम इजीली उसको 1/(1) प्रूफ कर दे रहे हैं। और जैसे ये 1/(1) है तो यानी वो इन्वर्टिबल भी होंगे, और उनके आधार पर मैंने इन्वर्स फंक्शन निकाले हैं। ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन है, ये आपके पास उनके लिए प्रांत, इन वैल्यूज़ ये आपके पास वहाँ पर देखो, आप थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में हम x के मान कोण पर आधारित दे रहे थे, जैसे π/2 3π/2 ऐसे दे रहे थे, और प्रतिबिंब के रूप में संख्याएं प्राप्त हो रही थी, 0 -1 +1 हाफ जो भी मिल रहा है, ठीक। अब इनके इन्वर्स फंक्शन में ठीक उल्टा होगा, हम x के मान जो हैं वो कहाँ से देंगे, नंबर सिस्टम से देने वाले हैं। -1 से 1 के बीच मैंने कहते हैं 1/2, 1/√2, x का मान 1/√2। तो हमको देखना है x का मान मतलब नंबरों के रूप में देंगे, और जो इनके इन फंक्शनों के प्रतिबिंब मिलेंगे वो कोणों के रूप में मिलने वाले हैं। किसके रूप में मिलने वाले हैं, कोणों के रूप में। तो ठीक उल्टा हो रहा है ना, इसलिए हम